नमस्कार, मैं पंकज चौधरी सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए केवीएस एनवीएस के लिए हम लोग देख रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग अधिगम एवं शिक्षण। इसका जो पहला वीडियो है उसमें हमने आपको ठीक ना अधिगम क्या है इसको समझाया है और उसकी परिभाषाएँ क्या है उसको समझाया है। अब हम लोग इसी परिभाषाओं में एक दो और परिभाषाओं को देखेंगे, उसके बाद अधिगम की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए, अगला परिभाषा है आपका, अगला है हमारे थार्नडाइक। कौन से हैं? थार्नडाइक, ठीक है, काफी प्रसिद्ध है। थार्नडाइक के अनुसार जो अधिगम है समुचित प्रतिक्रियाओं का चयन करना, ठीक है। क्या चीज है? समुचित प्रतिक्रियाओं का चयन करना, ठीक ना, और तथा उसे उद्दीपन से जोड़ना। अब इसको जोड़ना किससे है? उद्दीपन से। थार्नडाइक महोदय ने कहा है कि समुचित प्रतिक्रियाओं, अधिगम क्या है? समुचित प्रतिक्रियाओं से चयन करना कि किसको, जिसको हम चयन करेंगे उसका परिणाम क्या होता है, और उससे उद्दीपन से जोड़ना और उसको उद्दीपन से जोड़ देना। यानी लर्निंग इज सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग इट विथ स्टिमुलस। जैसे बच्चा मोमबत्ती के लौ को छूता है तो उसने समुचित प्रतिक्रिया इसको चुना, प्रतिक्रिया का चयन किया और उसे उद्दीपन से जोड़ना, और उससे क्या है, उसको ज्ञान भी प्राप्त हुआ कि इसको छुएंगे तो जल जाएगा। ये चीज़ें हैं थार्नडाइक महोदय के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे किम्बले के अनुसार। किम्बले कहते हैं कि अधिगम पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन क्षमता में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अगले हैं किम्बले। किम्बले कह रहे हैं कि अधिगम जो है पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप, अभ्यास कैसे हुआ है? बार बार हो रहा है, ठीक ना। पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप, ठीक ना, व्यवहार जन्य क्षमता में, इसमें व्यवहार जन्य क्षमता में जो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, क्या चीज आएगा? अपेक्षित अस्थायी परिवर्तन आएगा, ठीक है। वो चीज क्या होगा? हमारा अधिगम होगा, ठीक ना। किसी भी थिंकर को पढ़ने के लिए उसकी बातों को तोड़कर पढ़ना चाहिए। किम्बले कह रहे हैं कि पुनर्बलित अभ्यास होगा, बार बार अभ्यास होगा तो व्यवहारजन क्षमता में परिवर्तन होगा, जो अस्थायी अपेक्षित परिवर्तन होगा व्यवहार में, ठीक ना। इसी को हम अधिगम कहेंगे। अब हम अगले यहाँ पे देखेंगे रिली एवं लेविस के अनुसार, ठीक है। रिली एवं लेविस, लेविस के अनुसार इन्होंने कहा है कि अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। अभ्यास या अनुभूति से, इससे अभ्यास होगी या अनुभूति होगा, ठीक है। दो चीजें, या तो अभ्यास होगी या अनुभूति होगा। ऐसे व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन प्लस व्यवहार में या धारण योग्य परिवर्तन, ठीक ना, को सीखना, या इसको क्या कहेंगे? सीखना या अधिगम, सीखना या अधिगम कहा जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि रिली लेविस ने कहा है कि अभ्यास और अनुभूति दोनों ही होगा। अभ्यास से अनुभूति से क्या परिवर्तन आएगा? व्यवहार में परिवर्तन आता है। और धारण योग्य परिवर्तन होता है। जो भी चीज़ें हम नई चीज़ें सीखते हैं उसे अपने व्यवहार में भी शामिल करते हैं, और यही चीज़ सीखना या अधिगम कहलाता है। अब हम लोग अधिगम की प्रकृति को देखेंगे कि अधिगम की प्रकृति क्या है, ठीक ना, इसका नेचर क्या है, ठीक है। अधिगम की प्रकृति, अधिगम की प्रकृति क्या है? तो अधिगम जो है, यहाँ एक बात तो इतने विचारकों की बातों से स्पष्ट हो गया है कि अधिगम प्रक्रिया की
प्रकृति में कई बातें होंगी। पहला, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। क्या चीज? सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक ना, लगातार सतत चलती रहती है। अधिगम जो है व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर है। ये किसकी निर्भर है? व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर है, ठीक है। अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर भी निर्भर है। अधिगम जो है विकास की प्रक्रिया, ठीक है। ये क्या है? विकास की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? विकास की प्रक्रिया है, जहाँ व्यक्ति को स्व प्रयास करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या करना पड़ते हैं? व्यक्ति को स्व प्रयास करना। हम पढ़ा रहे हैं तो क्या है? ये स्व प्रयास है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया है, एक्टिविटी में भी निगरल है, ठीक ना, लगातार इसमें अप टू डेट रहना पड़ता है, और सक्रिय प्रक्रिया भी है, ठीक ना। अब हम देखेंगे अधिगम व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप, ठीक ना, व्यक्ति के वातावरण प्लस व्यक्ति में परिवर्तन, ठीक है। व्यक्ति में परिवर्तन, व्यक्ति का वातावरण किस माहौल में रहता है? अगर क्रिमिनल सोसाइटी में रहता है, चोर बदमाश के साथ रहता है, असंगत आदमी के साथ, असामाजिक आदमी के साथ रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें परिवर्तन होंगे, कुछ उसी प्रकार के होंगे, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, ये परिवर्तन अस्थायी और अस्थायी हो सकते हैं। ये जो परिवर्तन है, ठीक ना, ये अस्थायी भी हो सकते हैं या अस्थायी, दोनों ही हो सकते हैं। देखिए, परिवर्तन हमेशा नहीं होता कि परमानेंट हो गया, ठीक ना। अधिगम हो रहा है, व्यक्ति सीख रहा है, तो हो सकता है कुछ गलत आदत से भी सीख ले, तो परमानेंट नहीं है, अस्थायी है, फिर वो उससे एहसास होगा, वो छोड़ देगा, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अधिगम सहज क्रिया नहीं है, ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ठीक ना। यह जो है सहज क्रिया नहीं है, ठीक है। यह जो है अधिगम चेतना का परिणाम हो सकता है। अधिगम क्या हो सकता है? चेतना का परिणाम, चेतना का परिणाम हो सकता है, या जैविक या सामाजिक समंजन के लिए हो सकता है। यह हो सकता है कि यहाँ पे जैविक या सामाजिक समंजन के लिए हो सकता है, ठीक ना। अब यहाँ और है, इसमें इसको भी देख लेंगे। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। थोड़ा ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है। अधिगम क्या है? सकारात्मक भी हो सकते हैं, ठीक ना। ये जो टीचिंग है, यह सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय क्रिया है। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय क्रिया है। साथ ही साथ अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है, ठीक ना। यह क्या होती है? उद्देश्यपूर्ण होती है। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे, अधिगम वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन और नए व्यवहार के ग्रहण के साथ वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध भी लगता है। तो अधिगम क्या है? वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, प्लस ये नए व्यवहार को ग्रहण करेगा, नए व्यवहार को ग्रहण करेगा, प्लस वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध लगाएगा, वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध लगाएगा। ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से समझ लीजिए। देखिए, ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही है। व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया जो है मानवीय क्रिया होती है, ठीक ना। जो भी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, या किताबों से, या अपने बाह्य वातावरण से, या लोगों के इंटरकनेक्शन से, तो इसमें व्यवहार में जो परिवर्तन आएगी, यह एक मानवीय क्रिया है। यह उद्देश्यपूर्ण होती है, अच्छे के लिए भी हो सकती है, बुरे के लिए भी हो सकती है। वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन लाता है, कुछ नई चीज़ें हम सीखते हैं तो उसे एक्सेप्ट करते हैं,
नए व्यवहार को ग्रहण करता है, नए नए विचारों को भी हम सीखते हैं। वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध लगता है, मुझे लगता है कि हाँ इसमें सुधार करना चाहिए, तो हम लोग तुरंत वहाँ पे सुधार करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अधिगम जो है व्यक्ति को आवश्यक समायोजन एवं ग्राह्यता के लिए तैयार करता है। अधिगम क्या है? व्यक्ति को आवश्यक आपको समायोजन प्लस ग्राह्यता, समझ लेंगे इस शब्द को। व्यक्ति को आवश्यक समायोजन, कई नए विचारों से कई नई चीज़ों को हम जब देखते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, या उसमें घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, तो ये है समायोजन। और ग्राह्यता, उसे स्वीकार कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हैं, उसको गहराई से उसे स्वीकार माने गहराई में उतर कर उसे समझना भी चाहते हैं। ठीक ना, ये हमारी फ्लैक्सिबिलिटी है। तो ये क्या है? ग्राह्यता के लिए भी मानव तैयार होता है अधिगम करने के लिए, यानी सीखने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट कि अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, इसे भी देखेंगे। अधिगम क्या है? एक व्यापक संकल्पना है, तो इसका जो क्षेत्र है ये आपका व्यापक क्षेत्र है, साथ ही साथ जिससे मानव व्यवहार के सभी क्षेत्रों में सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या है? इसके क्षेत्र में मानव व्यवहार के सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। कौन कौन से मानव व्यवहार के क्षेत्र हैं? तो ये आपके मानव व्यवहार में आएंगे संज्ञानात्मक, ठीक ना, संज्ञानात्मक आएंगे, इसके बाद भावात्मक भी आएंगे, और अनुभवात्मक, और एक है अनुभवात्मक। तो ये मानव व्यवहार के जो सभी क्षेत्र हैं इसमें संज्ञान भी है, भाव भी है, अनुभव भी है, ये तीनों क्षेत्र में परिवर्तन आएंगे। ठीक है, अधिगम क्या है? सार्वभौमिक एवं निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम क्या है? आपको सार्वभौमिक और निरंतर प्रक्रिया है, और यह जीवन परिवर्तन यानी आजीवन है। आजीवन यह प्रक्रिया चलती रहती है, लोग सीखते रहते हैं। ठीक ना, क्रो एंड क्रो के अनुसार कार्य करने के तरीके अधिगम में सम्मिलित है। ठीक ना, परंतु इन नए तरीकों को सीखने के साधन की कोई सीमा नहीं होती, अतः अधिगम के विभिन्न तरीके विधियाँ होती हैं। तो कार्य करने के तरीके, आपका कार्य करने का तरीका क्या है? कार्य करने का जो तरीका है ये भी क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम में शामिल होता है। ठीक ना, यहाँ पे साधन की कोई सीमा नहीं है, यानी हम किताब से भी सीख सकते हैं, बाहरी समाज से भी सीख सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर सीख सकते हैं, देख के सीख सकते हैं, सुन के सीख सकते हैं, साधन कुछ भी हो अधिगम हो सकता है। ठीक ना, सीखना निरंतर जारी रह सकता है। तो अधिगम के विभिन्न तरीके और विधियाँ भी होती हैं। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर परिपक्वता, थकान, बीमारी, नशे आदि के कारण व्यवहार में परिवर्तन का अधिगम से कोई संबंध नहीं होता है। अगर कोई परिपक्व है, मैच्योर है, ठीक ना, परिपक्वता का, थकान का, बीमारी का, नशे इस सब का, ठीक ना, आदि के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन का अधिगम से कोई संबंध नहीं है। इससे कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होगा उसका अधिगम से कोई संबंध नहीं है। अधिगम से संबंध बिल्कुल नहीं है। ठीक ना, अगर थकान होगी, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बीमारी होगी, कोई नशा के कारण दिमाग खराब होगा, तो इससे जो व्यवहार में परिवर्तन, चिड़चिड़ा आएगा, जीवन में उसको बहुत बेकार लगेगा, तो इससे जो परिवर्तन है उसको सीखने से कोई संबंध नहीं होता है। चलिए अब हम लोग अधिगम की विशेषताओं को देखेंगे कि अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक ना, अधिगम की विशेषताएं, ठीक ना, अधिगम की विशेषताएं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अधिगम की विशेषताओं में
ठीक ना। अधिगम परिवर्तन है। अधिगम क्या है? लर्निंग इज चेंज। तो पहला है अधिगम क्या है? परिवर्तन है। ठीक है, इसकी विशेषता है यह संपूर्ण जीवन चलता रहता है। ठीक ना, संपूर्ण जीवन में निरंतर चलता रहता है। अधिगम क्या है? सीखना एक विकास है। ठीक ना, अधिगम क्या है? विकास है। ठीक है, विशेषताओं में है अधिगम अनुकूलन है। ये क्या है? अनुकूलन, यानी किसी चीज़ को हम नया एडजस्ट करते हैं अपने में। ठीक ना। अब है सीखना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। सार्वभौमिक है, साथ ही साथ सीखना नया कार्य करना है। कोई भी नया कार्य करते हैं तो वह एक अधिगम है, सीख है। ठीक ना। अनुभवों का संगठन है। यह क्या है? अनुभवों का संगठन है। साथ ही साथ सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यह विवेकपूर्ण भी है। यह विवेकपूर्ण है। सक्रियता है। यह चीज़ है सक्रियता है। और व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। यह क्या है? व्यक्तिगत भी है प्लस सामाजिक भी है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अधिगम क्या है? खोज है। लर्निंग इज डिस्कवरी। ठीक ना। तो यह खोज है, अन्वेषण है, आविष्कार है। ठीक है, वातावरण की उपज है। और साथ ही साथ वातावरण की उपज है और ये कंप्लीट है। अब देखिए अधिगम की विशेषताओं में अधिगम परिवर्तन लाता है, संपूर्ण जीवन में निरंतर चलता रहता है, यह विकास है। ठीक ना। अनुकूलन भी है, यूनिवर्सल भी है। नया कार्य करते हैं तो वह सीखना या अनुभव, ये अधिगम होता है। अनुभवों का संगठन है। विभिन्न प्रकार के, जब हम पढ़ा ही रहे हैं तो इसमें अगर कोई समझाना हो तो हम कहीं का भी कोई उदाहरण ले सकते हैं। ठीक ना। तो ये सार्वभौमिक है, नया कार्य करना है, अनुभवों का संगठन भी है। तो जब हम पढ़ाते हैं तो कोई भी कार्य करते हैं तो पूर्व का सारा अनुभव वहाँ पे शामिल हो जाता है। यह उद्देश्यपूर्ण है, विवेकपूर्ण है, सक्रियता है, एक्टिविटी है, व्यक्तिगत सामाजिक भी है। व्यक्तिगत हमारे लिए भी है और समाज के लिए भी ये फायदेमंद है। यह खोज है, अन्वेषण है, डिस्कवरी है। ठीक ना। ठीक ना। हम हमेशा जब कोई नया काम करते हैं तो उसमें कुछ नया नया इनोवेटिव लाते हैं। यह वातावरण की उपज है। जैसा वातावरण होगा उस तरह से आप ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे अधिगम की प्रक्रिया क्या है। ठीक ना। अधिगम की प्रक्रियाएं क्या क्या है। ठीक ना। प्रक्रिया क्या है? तो एक हैं उदय पारिक जी हैं, उन्होंने कहा है कि सीखने की वह प्रक्रिया, ठीक ना, जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार रूपांतरण को ग्रहण करता है, जो कुछ मात्रा में प्राणी के सामान्य प्रतिदर्श को देर तक कायम रखता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं। पहला है आपको परिस्थिति। ठीक ना। कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति। ठीक ना। पहला होगा परिस्थिति का ज्ञान, उसके बाद होगा उस परिस्थिति का ज्ञान, प्लस प्राणी की प्रतिक्रिया, प्राणी की प्रतिक्रिया। ठीक है। उसके बाद बाधा दूर करना, बाधा दूर करना, प्लस सामान्य व्यवहार का रूपांतरण, सामान्य व्यवहार का रूपांतरण, तब जाके हमारा होगा सीखना या अधिगम। ठीक है। अब बारी बारी से इसको समझेंगे कि सीखने की प्रक्रिया बताता है कि जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में, किसी भी आपको परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण नए व्यवहार के रूपांतरण को करता है। तो परिस्थिति का ज्ञान होगा, तो ज्ञान होगा तो प्राणी की प्रतिक्रिया होगी, फिर उस बाधाओं को दूर करेगा,
सामान्य व्यवहार का रूपांतरण होगा और अंततः सीखना या अधिगम होगा। तो परिस्थिति कोई भी परिस्थिति होती है, ठीक ना, तो प्राणी की प्रतिक्रिया उस परिस्थिति की ओर होती है। तो प्राणी की जो प्रतिक्रिया होगा उस परिस्थिति की ओर होगी, उस परिस्थिति का उसको ज्ञान होगा, ठीक है। तो प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बाधा दूर होती है। तो इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही हम इसे बाधा को दूर करते हैं और नए प्रकार का व्यवहार रूपांतरण होता है और नए प्रकार की चीज़ों को हम सीखते हैं। वही चीज़ बालक एक नई चीज़ सीख जाता है, वही अधिगम या सीखना कहलाता है। अब यहाँ पे ये है उदय पारीख जी के अनुसार, ठीक ना। अब दूसरा भी देखेंगे कि अधिगम की प्रक्रिया क्या है दूसरे विचारक के अनुसार। दूसरे विचारक हैं हीलगार्ड, ठीक ना। दूसरे विचारक हैं हीलगार्ड कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया का संबंध में कि सीखना वह प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक प्रकार सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है, ठीक ना। कोई क्रिया आरंभ होती है, ठीक है ना। जो सामना की गई परिस्थिति द्वारा परिवर्तित की जाएगी। जो हम सामना परिस्थितियों में कर रहे हैं, ठीक ना, सामना की गई परिस्थितियों, सामना की गई परिस्थितियों द्वारा परिवर्तित, द्वारा या परिवर्तित होगी, ठीक है ना। हालांकि क्रिया में परिवर्तन की विशेषताओं की व्याख्या प्राणी की जन्मजात अनुक्रिया प्रकृतियों, परिपक्व अस्थायी संस्थितियों के आधार पर नहीं की जा सकती है। तो हीलगार्ड के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? कोई क्रिया होती है जो सामना की गई परिस्थितियों के अनुसार होती है तथा इसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया में अंतर पाया जाता है या दोनों में संबंध न पाया जाता है, ठीक है। आप देखें कि सीखना एक प्रक्रिया है, कोई क्रिया यहाँ पे आरंभ हो रही है और सामना की गई परिस्थितियों द्वारा परिवर्तित होता है, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्रिया में परिवर्तन की विशेषता, यहाँ जो क्रिया में परिवर्तन की विशेषता है, ठीक ना, की व्याख्या, विशेषताओं की व्याख्या जो है प्राणी की जन्मजात, ठीक ना, जो भी है प्राणी की जन्मजात, ठीक ना, अनुक्रिया या प्रकृतियों, अनुक्रिया या प्रकृतियों या परिपक्वन या अस्थायी, या हो सकता है मैच्योर को, परिपक्वन या अस्थायी, ठीक ना, संस्थिति के आधार पर, संस्थिति के आधार पर नहीं की जा सकती, की जा सकती है। अब चलो इसको देखेंगे। हीलगार्ड के अनुसार इन्होंने कहा है कि सीखने की जो प्रक्रिया है कई प्रकार की होती है। कोई क्रिया होगी तो जो सामना की गई परिस्थिति के अनुसार ही होती है, इसमें तथा मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया में अंतर पाया जाता है और दोनों के में संबंध न भी पाया जा सकता। इस प्रकार सीखना सामना की गई परिस्थितियों द्वारा नई क्रिया होगी, परिवर्तित सामान्य व्यवहार, नया ज्ञान, अनुभवों को प्राप्त होना, ठीक है। अब हीलगार्ड के अनुसार दूसरे तरीके से समझ लेंगे, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने टफ बना दिया है, ठीक ना, कोई बात नहीं। पहला है कि पहला हीलगार्ड के अनुसार सीखना में क्या होगा? सामना की गई परिस्थिति होगी, कोई परिस्थिति आएगी, सामना की गई परिस्थिति आएगी, ठीक ना, प्लस आपका यहाँ पे क्या होगा? नई क्रिया होगी, नई क्रिया होगी, प्लस इसमें जो होगा परिवर्तित सामान्य व्यवहार, ठीक है।
परिवर्तित सामान्य व्यवहार, प्लस आपका यहाँ होगा नया ज्ञान, प्लस नया अनुभव प्राप्त होना, ठीक ना, अनुभव को प्राप्त होना, अनुभव प्राप्त होगी, ये चीज़ होगा। तो इनकी जो है अधिगम की प्रक्रिया प्रोसेस ये चलती है कि सीखना क्या होगा, सामना की गई परिस्थिति, नई क्रिया, परिवर्तित सामान्य व्यवहार होगा, नया ज्ञान, तब जाकर आपको अनुभव प्राप्त होगा, ठीक ना। अब हम अगले जो हैं उन पील महोदय, इनकी बातों को भी देखेंगे, ठीक ना। पील महोदय ने कहा है सीखने की प्रक्रिया के संबंध में, ठीक ना, पील एक थिंकर है, ठीक है। इनके अनुसार कि सीखना सहज स्वाभाविक क्रियाओं से भिन्न है, जैसे पल के झपकाना, कांटा चुभना, ठीक ना, कांटा चुभने पर पैर का उठ जाना आदि को सीखना नहीं पड़ता है। यह क्रियाएं व्यक्ति स्वाभाविक रूप से करता है। तो सीखना क्या है, स्वाभाविक क्रियाओं से भिन्न है। तो इनके अनुसार सीखना जो है स्वाभाविक क्रियाओं से भिन्न है। अब ऐसा तो नहीं है कि पैर में कांटा चुभाया घर के ऊपर उसी को और गड़ा दें, ऐसा तो नहीं है, तुरंत हटा लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, सीखना चेतना उद्देश्य से तथा सामाजिक एवं जैविक अनुकूल के लिए हो सकता है। ये क्या होता है, इसका उद्देश्य हो सकता है चेतना, ठीक ना, उद्देश्य से, ठीक ना। और इसमें सामाजिक जैविक अनुकूल के लिए हो सकता है कि वो सामाजिक जैविक अनुकूलन चाहता हो, जैविक अनुकूलन चाहता हो, इसलिए वो सीख रहा हो। सीखना जो है व्यक्ति में सामाजिक असामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार उत्पन्न करता है। ये जो है सीखना, ये सामाजिक और असामाजिक, ठीक ना, व्यवहार उत्पन्न करता है। तो सीखना त्रुटि रहित भी हो सकता है, त्रुटि पूर्ण होता है, ठीक ना। तो ये त्रुटि रहित भी हो सकता है, त्रुटि पूर्ण भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, ठीक ना। तो पील महोदय ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कहा है, ठीक है, कि सीखना स्वाभाविक क्रिया से भिन्न भी हो सकती है, उद्देश्य पूर्ण भी हो सकती है, सामाजिक या जैविक अनुकूलन के लिए भी हो सकती है, सामाजिक और सामाजिक व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार में भी उत्पन्न हो सकता है, असामाजिक के लिए भी उत्पन्न हो सकता है, ये सुधार के लिए भी हो सकता है और बिगड़ने के लिए भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक ना। तो अब हमारे अगले हैं, मिलर और डोलार्ड ने कहा कि सीखने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, उसे कुछ देखना भालना चाहिए और अंत में उसे कुछ प्राप्त करना चाहिए, ठीक ना। उसी तरह से अगले हैं डेशिल, उन्होंने भी कहा है कि सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कई प्रकार की चीज़ें बताई हैं, ठीक ना। इनको भी देख लेंगे, थोड़ा सा कोशिश है कि तोड़ कर पढ़ाएं, अच्छी तरह से पढ़ाएं ताकि आपको समझ में आए और एग्ज़ाम में जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, पेडागोगी से, वो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक ना। डेशिल ने कहा है कि अभिप्रेरण, यहाँ एक है डेशिल महोदय ने कहा है कि सीखने की प्रक्रिया को और स्पष्ट करते हुए कहा है कि अभिप्रेरण होगी, क्या होगा, अभिप्रेरण होगी, प्लस क्या होगा, उद्देश्य होगा, प्लस क्या होगा, उद्देश्य होगा, प्लस उद्देश्य प्राप्ति की विभिन्न अनुक्रियाएं होंगी, उद्देश्य प्राप्ति की विभिन्न अनुक्रियाएं होंगी, प्लस सबलीकरण होगा, तब जाकर उसका सामान्यीकरण होगा। तो यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया को डेशिल ने इस प्रकार कहा है कि इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति सबसे पहले किसी चीज़ की आवश्यकता का अनुभव करता है,
आवश्यकता पूर्ति के लिए उसमें क्या प्रेरणा जागृत होगी, जो होती है, जो सप्रयोजन होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है। प्रयोजन से प्रेरित होकर ही व्यक्ति क्रियाशील होता है। जब उसको दिमाग में आ जाएगा कि ये कार्य करना है तो एक्टिवेट हो जाएगा। अब व्यक्ति प्रेरित होकर जो क्रिया या व्यवहार करता है, एक तो मोटिवेट है, उसके बाद जो क्रिया व्यवहार करेगा उसका एक निश्चित उद्देश्य पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने पर, अगर उद्देश्य में कोई बाधा उत्पन्न होने पर उसकी पूर्ति के लिए वह प्रयत्न एवं भूल या सूझ द्वारा बाधा हटाने का व्यवहार करता है, तो सीखने की क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगेगा कि हाँ माइक की ज़रूरत है तो माइक लूँगा। मुझे लगता है कि टीचिंग इसके जो है तरीके हैं, टेक्निक है, उसको चेंज करना है तो मैं चेंज करूँगा। ठीक ना, तो यहाँ मोटिवेटेड भी है, ठीक ना, और यहाँ पे एक्टिविटी भी शामिल है। ठीक ना, अब यहाँ पे आगे देखेंगे, कई संभावित अनुक्रियाओं में से जिस अनुक्रिया द्वारा उद्देश्य की पूर्ति होती है, तो कई प्रकार की संभावित अनुक्रियाएं करेंगे हम, तो उसमें क्या है, व्यवहार में कई प्रकार का परिवर्तन होगा, तो यह सीखने की क्रिया में निहित हो जाती है। कई संभावित अनुक्रियाओं में से अनुक्रिया द्वारा उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, तो यह सबलीकरण होता है। कई जो संभावित अनुक्रिया हैं, कई प्रकार के कार्य करेंगे, हम अब सुधार करेंगे, तो जिससे अनुक्रिया द्वारा कई प्रकार के टीचिंग हैबिट से या टेक्निक से हम अपने उद्देश्य की जब हम पूर्ति कर लेंगे तो वो सबलीकरण कहलाएगा। ठीक ना, और वह समान परिस्थिति आने पर उसी सफल अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करके समस्या का हल ढूंढ लेता है। अब बार बार जब हम इसी तरह से सुधार करते रहेंगे तो वो एक सामान्यीकरण में आ जाएगा। ठीक ना, इसके पश्चात वह नई सफल अनुक्रियाओं का पूरी ज्ञान या अनुक्रियाओं से संबंध स्थापित करता है। और जब हम अन्य तमाम चीज़ों को पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, हम सभी टीचर हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते कई चीज़ों में पुरानी चीज़ों को भी उसमें शामिल करते हैं। तो एक प्रकार का जब कोई नई चीज़ें पढ़ाते हैं तो पुराने से जोड़कर पढ़ाते हैं। तो यहाँ जो है एक सफल अनुक्रिया का जो पूर्व ज्ञान है अनुक्रियाओं से समन्वय स्थापित करता है, जिससे नए अनुभव उसके ज्ञान के अंग बन जाते हैं। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया उपयुक्त सोपान से होती हुई संपन्न होती है, जो यह वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप है। अब हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक ना, इस चीज़ को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।